सभी का स्वागत है। आप देखिए, हमने पहले भी एक बार जिक्र किया था कि कोई भी शासन अगर उसको प्रभावशाली तरीके से रूल करना है किसी भी शासन व्यवस्था में, तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो लोकल यूनिट्स हैं, जो स्थानीय प्रशासन है, उस पर उसका नियंत्रण हो, वो व्यवस्थित रहे। खासकर की लोकतांत्रिक व्यवस्था में जहां आखिरी व्यक्ति की भी सहभागिता को सुनिश्चित करने की बात कही जाती है कि समाज का आखिरी व्यक्ति, उसका भी प्रतिनिधित्व हो शासन व्यवस्था में। तो इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए जो सबसे आवश्यक चीज है कि हर एरिया से, चाहे वो किसी भी वर्ग विशेष का हो, किसी भी जाति धर्म का हो, कहीं का भी हो, तो उसकी भी सहभागिता समहाउ हमारे शासन में उसकी सुनिश्चित होनी चाहिए। तो इन सारी चीजों को सुनिश्चित करने के लिए, लोकतांत्रिक मूल्यों को पाने के लिए, ये बहुत जरूरी है कि शासन व्यवस्था कुछ इस प्रकार की बनाई जाए कि हर लेवल पे, चाहे वो केंद्र लेवल हो, चाहे वो राज्य लेवल हो या स्थानीय लेवल हो, हर जगह से एक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सके और जो लोकतांत्रिक भावनाएं हैं उनका आदर हो सके। तो आज इन्हीं सारी चीजों पर बात करनी है, ये हमारा केंद्र बिंदु होगा। आज हमको स्थानीय शासन पे बात करनी है। हम पहले भी ये बात कर चुके हैं स्थानीय शासन के बारे में, लेकिन आज थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बात करेंगे। हमेशा की तरह पुस्तक के माध्यम से ही चीजों को हम समझने का प्रयास करेंगे। आज 11वीं क्लास का 8वां अध्याय आपके बीच में है, स्थानीय शासन, लोकल गवर्नमेंट, वो हमको डिस्कस करना है। मैं अरुण त्रिपाठी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो आइए बिल्कुल चलते हैं सीधा अपनी पुस्तक पर। इंट्रोडक्शन में ये कहते हैं कि केंद्रीय और प्रादेशिक स्तर पर निर्वाचित सरकार की मौजूदगी ही किसी लोकतंत्र के लिए काफी नहीं। लोकतंत्र के लिए यह भी जरूरी है कि स्थानीय स्तर पर स्थानीय मामलों की देखभाल करने वाली एक निश्चित सरकार। अभी अभी हमने बात समझी कि केवल केंद्र और राज्य में सरकारों का होना पर्याप्त नहीं होता। जो लोकल गवर्नमेंट है, जो लोकल पॉइंट्स हैं, बिंदु हैं, उन पर भी बात करने की आवश्यकता है और वो बिना उस लोकल लेवल पर गवर्नमेंट एस्टैब्लिश किए संभव नहीं है। अच्छा, इस अध्याय में हम अपने देश में मौजूद स्थानीय सरकार की बनावट का अध्ययन करेंगे। हम ये भी पढ़ेंगे कि स्थानीय सरकार का क्या महत्व है और उसे स्वतंत्र रूप से शक्ति प्रदान करने के क्या रास्ते हैं। ये अध्याय पढ़ने के बाद आप जान सकेंगे कि स्थानीय शासकीय निकायों का महत्व क्या है, यानी जो लोकल जो अथॉरिटीज हैं उनका क्या महत्व होगा। संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के अंतर्गत क्या प्रावधान किए गए और स्थानीय शासकीय निकायों के काम और जिम्मेदारियां कौन कौन सी हैं। तो ये मुख्य बातें हैं जिनको हम समझेंगे इस चैप्टर को समाप्त करने तक। ध्यान रखिएगा कि ये जो स्थानीय निकाय हैं हमारे संविधान में शुरुआत से नहीं थे। मतलब जो लोकल गवर्नमेंट का प्रोविजन है, पंचायत या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, दीज आर नॉट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द बिगनिंग. These were added in our constitution in 19 by 73rd amendment, in our 73rd 74th amendment in our constitution. तो ये 74वें संविधान के द्वारा ये जोड़ा गया। शुरुआत से ये हमारे संविधान में नहीं थे। तो आज इन्हीं सारी चीजों की बातें करनी है। तो आइए, सबसे पहला तो प्रश्न यही है कि व्हाई वी नीड लोकल गवर्नमेंट, क्यों चाहिए हमको स्थानीय सरकार। तो पुस्तक क्या कहती है? ये कहती है कि मध्य प्रदेश का एक जिला है सीहोर। गीता राठौर इसी जिले के जमनिया तालाब ग्राम पंचायत की रहने वाली है। एक आरक्षित सीट से सन 1995 में गीता सरपंच निर्वाचित हुई, लेकिन सन 2000 में गांव वालों ने अच्छे कामों का इनाम देते हुए गीता को दोबारा चुना। इस बार गीता एक सामान्य सीट से चुनी गई। गीता गृहिणी हुआ करती थी, लेकिन वो राजनीतिक रूप से एक दूरदर्शी नेता बनकर उभरी। उन्होंने अपनी पंचायत की जनशक्ति का इस्तेमाल तालाब को पक्का बनवाने, स्कूल की इमारत और गांव के सड़क बनवाने में किया। गीता ने अपनी पंचायत की सामूहिक शक्ति का इस्तेमाल महिलाओं पर होने वाली घरेलू हिंसा और अत्याचार से लड़ने, पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करने और अपने गांव में वन तथा जल प्रबंधन को बढ़ावा देने में किया। पंचायत राज अपडेट खंड 11 संख्या 3 फरवरी 2004। सफल महिला की ऐसी एक कथा और है। यह महिला तमिलनाडु के एक गांव में वसल की सरपंच थी। सन 1997 में तमिलनाडु की सरकार ने 71 सरकारी कर्मचारियों को 2-2 हेक्टेयर जमीन आवंटित की। ये जमीन वेंगवसल ग्राम पंचायत के दायरे में थी। उच्चतर अधिकारियों के निर्देश पर
कांचीपुरम जिले के कलेक्टर ने वेंगवसल गांव पंचायत के सरपंच को आदेश दिया कि आवंटित जमीन के संबंध में जो फैसला लिया जा चुका है उसे मानते हुए ग्राम पंचायत से इस आशय का प्रस्ताव पारित कराएं। सरपंच और ग्राम पंचायत ने कलेक्टर के इस आदेश को मानने से इंकार कर दिया। कलेक्टर ने जमीन के अधिग्रहण का आदेश दिया। ग्राम पंचायत ने कलेक्टर की इस कार्रवाई का विरोध में मद्रास उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। उच्च न्यायालय की एकल खंडपीठ ने कलेक्टर के आदेश को जायज बताया। अदालत का फैसला था कि इस संबंध में ग्राम पंचायत की अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। पंचायत ने इस फैसले के खिलाफ खंडपीठ के पास अपील की। खंडपीठ ने एकल न्यायाधीश के फैसले को उलट दिया। न्यायाधीशों का फैसला था कि यह सरकारी आदेश पंचायत की शक्तियों की अवहेलना तो करता ही है, यह पंचायत की संवैधानिक हैसियत का भी सरासर उल्लंघन है। अब ये दोनों कथाएं अलग अलग नहीं है। स्थानीय शासन की संस्थाओं को सन 1993 में संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। इसके बाद से पूरे भारत में बड़े पैमाने पर बदलाव की लहर चल पड़ी। ये कथाएं इस बदलाव का सबूत पेश करती। क्या समझा हमने ये दो कहानियां समझने के बाद? दो मुख्य बातें हैं। एक मुख्य बात यह है कि किस तरीके से जो लोकल इश्यूज होते हैं उनको भी आवाज मिल जाती है इन पंचायतों के माध्यम से। जिस तरीके से आपने ये तमिलनाडु के गांव का एग्जाम्पल समझा कि कैसे वहां सरकारी आदेश था जमीनों के अधिग्रहण का, लेकिन ग्राम पंचायत समझती थी कि ये यहाँ के रहने वाले लोगों के हित में नहीं है, और पंचायतों ने सरकारी आदेश के खिलाफ वो कोर्ट में गए और बाद में संघर्ष के बाद उनके पक्ष में निर्णय आया। तो देखिए जनता के हित कैसे सुनिश्चित हो गए। अगर उनका उस स्तर पर कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता तो क्या यह संभावना थी कि ये सुधार हो पाता? तो एक बात। दूसरी बात देखिए, महिला सरपंच होने का जो तमाम सारे इश्यूज आप पढ़ते हैं, महिला सरपंच होने का न केवल उसने अपनी व्यक्तिगत स्थिति में इजाफा किया बल्कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व भी सुनिश्चित हो पाया। हमारे देश की आधी आबादी महिलाओं की, तो उनके भी प्रतिनिधित्व को लोकल इश्यूज पे, चाहे वो घरेलू हिंसा के संबंध में हो, शराबबंदी, तमाम सारे और इश्यूज जो परिवार लेवल पर लोगों को प्रभावित करते हैं, जिसकी समझ अपेक्षाकृत किसी महिला को ज्यादा होती, तो महिला के सरपंच होने का यह बेनिफिट मिला। तो कई सारे उद्देश्यों की पूर्ति केवल इस बात से हो जा रही है कि लोकल यूनिट कितने स्ट्रांग है, स्थानीय लेबर प्रशासन की क्या व्यवस्था है, उसमें कैसी भागीदारी सुनिश्चित हो रही है। आइए आगे बात करते हैं। गांव और जिला स्तर के शासन को स्थानीय शासन कहते हैं। स्थानीय शासन आम आदमी के सबसे नजदीक का शासन है। इसको आप ऐसे समझिए कि आप सभी अपने देश के प्रधानमंत्री को जानते हैं, क्या वो भी आपको जानते हैं? इस वाले साइड में थोड़ा सा दिक्कत है। अच्छा, आपको अपने प्राइम मिनिस्टर से मिलना हो तो यू हैव टू फॉलो अ प्रोसीजर, आपको एक पूरी प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। कोई गारंटी नहीं है कि आप मिल ही लेंगे। लेकिन इसके अपोजिट आप अपने गांव की बात देखें, गांव में आपको अपने गांव के सरपंच से मिलना हो तो आपको अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत है। कभी भी चले आता मुखिया जी उठो बात करनी है, तो वहां अगर उसी लेवल पर अथॉरिटीज मिलनी शुरू हो जाए तो विकास का जो दर है निश्चित रूप से उसको तेज बनाया जा सकता है। तो ये एक बड़ा प्रमुख है। इसीलिए ये कह रहे हैं कि सबसे नजदीक का शासन है, किसी भी व्यक्ति के सबसे नजदीक का शासन ये पंचायतें होती हैं। स्थानीय शासन का विषय है आम नागरिक की समस्याएं और उसकी रोजमर्रा की जिंदगी। यही अपने आप में इस बात को महत्वपूर्ण बना देता है कि इसका जो रोल है वो क्या है, कि क्यों हमको, जो सवाल ये है कि व्हाई वी नीड लोकल गवर्नमेंट, जो सबसे बड़ा सवाल सबसे बड़ा है कि ये आम नागरिक की समस्याएं और उसकी रोजमर्रा की जिंदगी का विषय है ये। यानी स्थानीय शासन उनकी बातों को, उनके इश्यूज को आवाज देता है। स्थानीय शासन की मान्यता है कि स्थानीय ज्ञान और स्थानीय हित लोकतांत्रिक फैसला लेने के अनिवार्य घटक हैं। निश्चित रूप से क्या मतलब इसका, कि लोकतंत्र का मतलब ही आपने समझा है कि जनता की सहभागिता से चलने वाला शासन, जनता की सहभागिता से चलने वाला शासन है और देश के हर वर्ग से, हर क्षेत्र से लोगों की सहभागिता सुनिश्चित होगी। लोकल इश्यूज को आवाज देने में ये लोकल गवर्नमेंट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, और ये भी लोकतांत्रिक आधारों पर चुनी हुई सरकारें होती हैं। तो ये अपने आप इसके महत्व को ये बढ़ा देता है। यहां पर आप देखिए, अगर स्थानीय लोगों पर, आपने पहले भी हमने जब पंचायत पढ़ा है तो हमने समझा कि किस तरीके का
काम होता है एकदम प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक तरीके से, गांव के लोग मिल के डिसीजन लेते हैं, यानी जो भी डिसीजन हो रहा है वो गांव वालों की सहमति के साथ हो रहा है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है, एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी इन आवर कंट्री। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र यानी गांव का हर सदस्य उस पंचायत में इन्वॉल्व हो जाता है, उनके डिसीजंस को प्रभावित करता है, और यही वजह है कि ये लोकतांत्रिक फैसला लेने की अनिवार्य घटक के रूप में इसको देखा जाता है। तो एक तो सभी लोगों की पार्टिसिपेशन सुनिश्चित हो पाती है, और दूसरा निचले लेवल को भी नीति निर्माण में, डिसीजन मेकिंग में आप इन्वॉल्व कर पाते हैं। अच्छा, कारगर और जनहितकारी प्रशासन के लिए यह भी जरूरी है, मतलब लोगों की इन्वॉल्वमेंट। आप जो करना चाहते हैं, जैसे अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मुझे इस बात का ध्यान रहना चाहिए कि किन चीजों की आवश्यकता है आपको, किन चीजों की आवश्यकता नहीं है। तो अगर टीचर के पास इस बात की जानकारी होगी तो वो ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर पाएगा, आपके हितों को ज्यादा सुनिश्चित कर पाएगा। तो कहीं किसी क्षेत्र विशेष में वहां के रहने वाले लोगों की क्या समस्याएं हैं, उनकी क्या डिमांड है, क्या किए जाने पे उनका जीवन बेहतर हो सकता है, तो उनका लोकल रिप्रेजेंटेशन वही लेवल पे शॉर्ट आउट हो जाए, उनके अपने रिप्रेजेंटेशन से, उनके अपने प्रतिनिधित्व से, तो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। ये जो लोकल गवर्नमेंट है, सबसे बड़ी भूमिका वो इसी चीज को निभाने में करती है। अच्छा, फिर ये क्या कह रहे हैं कि स्थानीय शासन का फायदा ये है कि ये लोगों को सबसे नजदीक होता है, ये बात हमने अभी भी की, और इस कारण उनकी समस्याओं का समाधान बहुत तेजी से तथा कम खर्चे में हो जाता है। गीता राठौर वाले मामले में हमने देखा कि उन्होंने ग्राम पंचायत के सरपंच के रूप में सक्रिय भूमिका निभाते हुए जमनिया तालाब पंचायत में बड़ा बदलाव कर दिखाया। वेंगवसल गांव की जमीन पर उस गांव का ही हक रहा, अपनी जमीन के साथ क्या करना है यह फैसला करने का अधिकार भी गांव के हाथ में रहा। ये एग्जाम्पल आपने अभी अभी समझा। ऐसा ग्राम पंचायत के सरपंच और पंचायत के सदस्यों के जुझारू प्रयासों के कारण संभव हुआ। इस तरह स्थानीय शासन स्थानीय लोगों के स्थानीय हितों की रक्षा में अत्यंत कारगर साबित हो सकता है। यह सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारण कि व्हाई वी नीड लोकल गवर्नमेंट। अच्छा, लोकतंत्र का मतलब है सार्थक भागीदारी। कई बार यह बात हम कर चुके हैं अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में। सार्थक भागीदारी ये नहीं कि केवल वोट देके चले आए उसके बाद जयकारा लगा रहे हैं। सार्थक भागीदारी होना चाहिए कि जो उद्देश्य है अपना प्रतिनिधि चुने जाने का वो पूरा हो रहा है या नहीं। तो लोकतंत्र का रिश्ता जवाबदेही से भी है, बहुत महत्वपूर्ण बात। ठीक है, ये सारे ऐसे कमेंट्स हैं, मतलब ये सारे चीजें कोट करके आपसे प्रश्न पूछी जा सकती हैं किस पे कमेंट कीजिए। तो लोकतंत्र का रिश्ता जवाबदेही से भी, एक अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। जीवंत और मजबूत स्थानीय शासन सक्रिय भागीदारी और उद्देश्यपूर्ण जवाबदेही को सुनिश्चित करता है। गीता राठौर की कहानी प्रतिबद्धता के साथ लोकतंत्र में भागीदारी करने की घटनाओं में से एक है, अभी भी आपने समझा। वेंगवसल ग्राम पंचायत ने अपनी जमीन पर अपना हक बनाए रखने के लिए अथक प्रयास किया। यह जवाबदेही को सुनिश्चित करने का एक मिशन की मिसाल है। स्थानीय शासन के स्तर पर आम नागरिक को उसके जीवन से जुड़े मसलों, जरूरतों और उसके विकास के बारे में फैसला लेने की प्रक्रिया को शामिल किया जा सकता है। हमने ये बात भी की कि किस तरीके से ग्राम प्रशासन के थ्रू जो लोग हैं, वो स्थानीय लोग हैं, उनकी अपनी समस्याएं रिप्रेजेंट हो जाती हैं। जो तमिलनाडु का ये गांव है, कैसे गांव के लोगों का अपना अधिकार बना रहा अपनी जमीन पर केवल ग्राम पंचायत के एक्टिव हो जाने की वजह से। तो ये एक बड़ा उदाहरण है। तो उनके जो लोकल इश्यूज हैं उनको शॉर्ट आउट किया जा सकता है इन्हीं आधारों पर, इन्हीं लेवल पर। अच्छा, जो काम स्थानीय स्तर पर किए जा सकते हैं वे काम स्थानीय लोगों और उनके नुमाइंदों के हाथ में रहने चाहिए। यानी सही बात है, जिसका काम है अगर वही उसको ऑब्जर्व कर रहा है, उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाए कि भाई आप ही करो, आपकी जरूरत है, आप इसको परफॉर्म करो, तो निश्चित रूप से उसके काम की गुणवत्ता में ज्यादा फायदा होगा, बढ़ोतरी होगी। लोकतंत्र के लिए यह जरूरी है, जाहिर सी बात है। आम जनता प्रादेशिक अथवा केंद्रीय सरकार से कहीं ज्यादा परिचित स्थानीय शासन से होती है। जाहिर सी बात है, आप देखिए जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया कि आप सब प्रधानमंत्री को जानते हैं, लेकिन क्या वो आपको जानते हैं? तो यहां दिक्कत है। लेकिन इसके अपोजिट सारा गांव ग्राम प्रधान को जानता है। अच्छा, ग्राम प्रधान भी सारे गांव को जानता है। तो एक दूसरे को जानना जो परिचय है वो तमाम सारी चीजों पे बहुत दबाव डाल देता है।
जब आपको पता चलता है कि आपके जानने वाले किसी व्यक्ति के पास ये अथॉरिटी है कि वो ये काम कर ले, और मजे की बात है वो भी आपको जानता है, तो उसका अपना उत्तरदायित्व तो अपने आप बढ़ जाता है। जाहिर सी बात है, आप जिसको जानते हैं उसके प्रति, जिसके साथ रह रहे हैं उसके प्रति आपका उत्तरदायित्व तो बढ़ जाएगा। वो पूछेगा कि भाई जब ये काम तुम करा सकते थे तो तुमने क्यों नहीं कराया, हमारा जीवन प्रभावित हो रहा है उससे। तो अगर इसको केंद्र और राज्य सरकार की सरकारों से तुलना करें तो आप पाएंगे कि लोकल गवर्नमेंट ज्यादा जवाबदेह बनाई जा सकती है, और ये एक बहुत मजबूत स्थिति है किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए। अच्छा, स्थानीय शासन क्या कर रहा है और क्या करने में नाकाम है, आम जनता का इस सवाल से कहीं ज्यादा सरोकार होता है, क्योंकि इस बात का सीधा असर उनकी रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है। यहां सही बात है, गांव में या लोकल कोई सड़क खराब है, कुछ भी दिक्कत है, तो लोकल चीजें हैं, आप रोजाना उस परेशानी को फेस कर रहे हैं, और अब आपको पता चल गया है कि इसका सलूशन कराने की जिम्मेदारी किसकी है, वो उसी की है जो आपके पड़ोस में रहता है, ठीक है, और आपने ही उसको मुखिया बनाया है। तो उसके ऊपर आप ज्यादा बेहतर दबाव बना सकते हैं, और उसका उत्तरदायित्व तो भी ज्यादा प्रभावशाली तरीके से पूरा किए जाने का बोझ उस पर होता है। तो दायित्व उसका निभाने के लिए जो दबाव की आवश्यकता है वो भी कर पाने में लोकल लेवल पर हम सफल हो पाते हैं। अच्छा, फिर इसी तरीके से स्थानीय शासन को मजबूत करना लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने के समान है। इस बात को हमने कई बार समझ लिया पिछले 2 पेज में कि लोकतंत्र का मजबूत होना केवल इस बात पर निर्भर करता है कि क्या समाज में रहने वाले सभी व्यक्तियों का जो इन्वॉल्वमेंट है शासन के साथ वो सुनिश्चित हो पा रही है या नहीं हो पा रही है। लोकल गवर्नमेंट के स्तर पर देखेंगे कि सहभागिता सुनिश्चित हो रही है। इसीलिए ये बार बार इस लाइन को कहा गया है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत बनाना स्थानीय शासन, मतलब स्थानीय शासन को मजबूत बनाना एक तरीके से लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत बनाने जैसा है। अच्छा, कहां पहुंचे, क्या समझे, ये एक बार देखने की चीज है। अच्छा, अब आ जाइए अगला, भारत में स्थानीय शासन का विकास। क्या हमारे यहाँ जो डेवलपमेंट रहा लोकल गवर्नमेंट का, उसको एक बार समझ लेते हैं। जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की किताब में पढ़ते हैं तो सीधे सीधे आ जाते हैं कि किस तरीके से किस समिति ने क्या क्या सुझाव दिए, ठीक है, वो किस सन में आया, कब क्या बदलाव हुआ, तो हम टू द पॉइंट वहां बात करते हैं। यहाँ थोड़ा सा इसको स्टोरी फॉर्मेट में समझ लीजिए, एनसीईआरटी क्या कहती है एक बार इसको समझ लेते हैं। आइए इस बात की चर्चा करें कि भारत में स्थानीय शासन का विकास कैसे हुआ और हमारे संविधान में इसके बारे में क्या कहा गया है। माना जाता है कि अपना शासन खुद चलाने वाले ग्राम समुदाय प्राचीन भारत में सभा के रूप में मौजूद थे। ठीक है, आप ये सब हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि प्राचीन भारत में ऋग वैदिक एज में भी सभा समिति, 2 ऑर्गेनाइजेशन थी जो इन्वॉल्व होती थी, राजा को सजेशन देती थी उनको निर्णय लेने में। तो माना जाता है कि अपना शासन खुद चलाने वाले ग्राम समुदाय प्राचीन भारत में सभा के रूप में मौजूद थे। समय बीतने के साथ गांव की इन सभाओं ने पंचायत का रूप ले लिया। समय बदलने के साथ साथ पंचायतों की भूमिका और काम भी बदलते रहे। आधुनिक समय में स्थानीय शासन के निर्वाचित निकाय सन 1882 के बाद अस्तित्व में आए। उस वक्त लॉर्ड रिपन भारत का वॉइसरॉय था। उसने इन निकायों को बनाने की दिशा में पहलकदमी की। उस वक्त इसे मुकामी बोर्ड, लोकल बोर्ड कहा जाता था। आपको मालूम है कि रिपन को फादर ऑफ लोकल गवर्नमेंट कहते हैं। ये सवाल पूछा गया अलग अलग पीसेस परीक्षाओं में कि फादर ऑफ लोकल गवर्नमेंट, स्थानीय शासन का पिता किसको कहते हैं, रिपन को बोलते हैं। तो वो इसलिए क्योंकि ये ऐसा वॉइसरॉय था जिसने लोकल गवर्नमेंट पे बहुत सशक्त काम किए, और फिर बाद में वो एक तरीके से उसके किए गए काम आने वाले जो भी सत्ताधीश लोग, वो उनके लिए एक तरीके का एक सेट पैरामीटर कर दिया कि ये चीजें तो होनी ही चाहिए। उसी का विकास हुआ आने वाले समय में। अच्छा, बहरहाल इस दिशा में प्रगति बड़ी धीमी गति से हो रही थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सरकार से मांग की कि सभी स्थानीय बोर्डों को ज्यादा कारगर बनाने के लिए वो जरूरी कदम उठाए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के बनने पर अनेक प्रांतों में ग्राम पंचायत बने। ध्यान रखिएगा, ये एक फैक्ट मिल गया आपको कि जो ग्राम पंचायत बने वो कौन से एक्ट के तहत, 1919 के अधिनियम के द्वारा। सन 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बाद भी ये प्रवृत्ति जारी रही।
भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में महात्मा गांधी ने जोर देकर कहा कि आर्थिक और राजनीतिक सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। गांधी जी गांव के प्रशासन पे बहुत ज्यादा जोर देते थे, गांव की व्यवस्था पे बहुत ज्यादा जोर देते थे। इसीलिए जब आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे, नीति निर्देशक तत्व पढ़ेंगे, तो आप पाएंगे कि जो आर्टिकल 40 है वो इसी ग्राम पंचायतों के सशक्त होने की बात करता है। तो आर्टिकल 40 क्या कहता है? स्टेट विल हेल्प टू एम्पावर ग्राम पंचायत, राज्य ग्राम पंचायतों को सशक्त करने का प्रयास करेगा। और आप देखेंगे कि ये वाली बात, इसको कहा जाता है कि साहब ये गांधीयन मॉडल पर, जो गांधीयन फिलॉसफी है उस पर बेस्ड है ये वाला नीति निर्देशक तत्व। तो क्यों गांधीयन मॉडल पे, गांधीयन फिलॉसफी पे इसको बेस्ड माना जाता है? क्योंकि गांधी जी बहुत बात किया करते थे पंचायतों के को सशक्त करने के लिए। तो यहां पर यही की बात कह रहा है कि गांधी जी का मानना था कि ग्राम पंचायतों को मजबूत बनाना सत्ता के विकेंद्रीकरण का कारगर साधन है। विकास की हर पहल कदमी में स्थानीय लोगों की भागीदारी होनी चाहिए ताकि यह सफल हो। गांधी जी का एक और वजह से कि उस वक्त वॉयसरॉय के रूप में पूरी सत्ता का केंद्रीकरण था, वॉयसरॉय वही सब कुछ फाइनल अथॉरिटी था डिसीजन लेने का। वो इसलिए भी जोर देते थे कि इसी बहाने, गांव को शक्तियां देने के बहाने, जो सारी शक्तियां वॉयसरॉय के हाथ में वो निकल के लोकल अथॉरिटी के पास भी जाएंगी और लोगों की सहभागिता बढ़ेगी। एक बार शासन में लोगों की सहभागिता बढ़ेगी तो लोगों को स्वदेशी शासन का एहसास होगा। तो गांधी जी ने कई सारे उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वो पंचायतों को सशक्त करने के बात वो कहते थे। लेकिन आज भी आजाद भारत में भी अगर आप देखें तो अगर ये डिसेंट्रलाइजेशन होता है, अगर तमाम सारे काम गांव लेवल पर ही सुलझा लिए जाएं, तो निश्चित रूप से जो राज्य सरकारें या केंद्र सरकारें हैं उन पे बर्डन कम होगा और वो और बाकी कामों पे ज्यादा ऊर्जा दे सकेंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण हो। गांधी जी इसके बहुत बड़े पैरवीकार थे। अच्छा, विकास की हर पहलकदमी में स्थानीय लोगों की भागीदारी होनी चाहिए ताकि वो सफल हो, गांधी जी का ये कहना भी था। इस तरह पंचायत को सहभागी लोकतंत्र को स्थापित करने के साधन के रूप में देखा गया है। दिल्ली में बैठे गवर्नर जनरल के हाथ में बहुत ज्यादा शक्तियां थी, अभी अभी हमने बात की। हमारे स्वतंत्रता संग्राम की चिंताओं में ये बात भी शामिल थी। जाहिर है एक ही शक्ति का केंद्र एक ही के पास हो, ये ठीक नहीं होता। इस कारण हमारे नेताओं के लिए आजादी का अर्थ एक आश्वासन था कि फैसला लेने में तथा कार्यपालिका और प्रशासनिक शक्तियों के इस्तेमाल में विकेंद्रीकरण होगा। यानी जो शक्तियां गवर्नर के पास केंद्रीकृत थी वो बटेंगी, वो स्टेट के पास जाएंगी और लोकल गवर्नमेंट के पास जाएंगी। हमने पावर शेयरिंग वाले टॉपिक में ये बहुत डिटेल में डिस्कस भी किया था। जिन लोगों ने वो क्लासेस नहीं की हैं वो बहुत मतलब उसको जरूर देख लीजिएगा एक बार। यहां जब संविधान बना तो स्थानीय शासन का विषय प्रदेशों को सौंप दिया गया। संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों में भी इसकी चर्चा, अभी हमने इसका भी जिक्र किया। इसमें कहा गया कि देश की हर सरकार अपनी नीति इस एक नीति निदेशक तत्व को मानकर चले। आप अभी जब नीति निदेशक तत्व पढ़ेंगे आगे डिटेल में तो आप पाएंगे कि नीति निदेशक तत्व तो कुछ और नहीं, हमने पहले इसका जिक्र भी किया है कि नीति निदेशक तत्व भी एक तरीके से अगर आप समझे मोटे तौर पर तो ये भी हमारे अधिकार ही हैं, मिल नहीं पाए हैं। तो मिल नहीं पाए हैं तो संविधान व्यवस्था करता है कि ठीक है अधिकारों के रूप में ना सही, लेकिन जब भी सरकारें योजनाएं बनाएंगी, पॉलिसीज बनाएंगी, ठीक है, कोई कानून बनाएंगी, तो वो यहां लिखी हुई नीति निर्देशक तत्वों में लिखी गई चीजों का ख्याल रखेंगी। तो इसीलिए इसको निर्देशक तत्व बोलते हैं ऑफ स्टेट पॉलिसी। यानी राज्य जब भी कोई कानून बनाए, कोई नीतियां बनाए, पॉलिसीज बनाए, तो वो नीति निर्देशक तत्वों में लिखी गई चीजों का ख्याल रखेंगे। ठीक है, इसमें जैसा कि आपने अध्याय 2 में पढ़ा, हमने पढ़ा भी था इसको डिटेल में, राज्य के नीति निदेशक तत्वों निदेशक सिद्धांतों का अंग होने के कारण संविधान का यह प्रावधान अदालती वाद के दायरे में नहीं आता। आपने ये भी समझा था कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर नॉट जस्टिशिएबल इन कोर्ट। नीति निदेशक तत्व हमारे न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। वी कैन नॉट गो टू द कोर्ट के साथ नीति निदेशक तत्वों में लिखी गई इन चीजों पर सरकारें काम नहीं कर रही, वी कैन नॉट क्लेम इट। लेकिन आपने उसी वक्त ये पढ़ा भी था कि भले ही हम कोर्ट में नहीं जा सकते, लेकिन जनता के पास एक पैरामीटर के रूप में काम करता है कि जब भी सरकारें आती हैं कि साहब हमको दोबारा वोट दीजिए, तो फिर जनता के पास ये एक पॉइंट होता है कि साहब ये हमारे नीति निदेशक तत्व हैं, आपने इसमें लिखी हुई चीजों पे क्या क्या काम किया। तो जनता के पास एक शक्ति आती है कि वो सत्ता में कौन आएगा
कौन नहीं, इस बात का निर्धारण करने में ये नीति निषेध तत्व हमारी बड़ी सहायता करते हैं। तो चूंकि ये आधार बन सकते हैं जनता के अपने सहयोग का, इसलिए ये जो भी सरकारों में रहता है उनके ऊपर ये बड़ा नैतिक दबाव बनता है कि वो यहां लिखी हुई चीजों पर काम करें। ठीक है, तो इसलिए भी ये बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। ये सब हमने डिस्कस भी किया है आपसे, आप जब पिछले वीडियोस देखेंगे तो आपको वहां पता चलेगा। ठीक है, ऐसा लगता है कि स्थानीय शासन के मसले को, जिसमें पंचायत भी शामिल है, संविधान में यथोचित महत्व नहीं मिला। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? हमने अभी भी बात की कि पंचायती राज या लोकल गवर्नमेंट वर नॉट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द बिगिनिंग। शुरुआत से हमारे संविधान में ये शामिल नहीं था, इसको जोड़ा गया 1992-93 में ये जोड़ा गया 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। 73वें संविधान संशोधन से पंचायतों को जोड़ा गया, 74वें संविधान संशोधन से म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को जोड़ा गया भाग 9 में, भाग 9A में। तो लेकिन सवाल यह है कि शुरुआत से ये कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों नहीं था? तो इसका कारण समझ लेते हैं। पहली बात तो यह थी कि देश विभाजन की खलबली के कारण संविधान का झुकाव केंद्र को मजबूत करने का रहा। नेहरू खुद अति स्थानीयता को राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए खतरा मानते थे। दूसरे, संविधान सभा में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के नेतृत्व में एक मजबूत आवाज उठ रही थी। इसका कहना था कि ग्रामीण भारत में जाति पाति और आपसी फूट का बोलबाला है। स्थानीय शासन का उद्देश्य तो बड़ा अच्छा है, लेकिन ग्रामीण भारत को ऐसे माहौल में उद्देश्य मटिया मेट हो जाएगा। महत्वपूर्ण बात कि क्यों नहीं संविधान में जोड़ा गया, दो वजहें थी शुरुआत से क्यों नहीं शामिल किया गया। पहला कारण तो ये कि जिस तरीके से बंटवारे के साथ हमको आजादी मिली, और आपको मालूम है कि अभी देसी रियासतें थी भी, कौन हिंदुस्तान में मिलेगा कौन पाकिस्तान में, कहने का मतलब अभी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ही ठीक से स्ट्रक्चर नहीं थे, ऐसे में स्थानीय सरकारों को जोड़ना एक चैलेंज था। दूसरी चीज ये थी कि चूंकि अभी अभी एक बंटवारा हुआ है, माहौल ऐसा था। दूसरी चीज, हमारे देश चूंकि विभिन्नताओं का देश है, तो नेहरू जी का यह मानना था कि अगर हमने स्थानीय लेवल पर इस तरीके की शक्तियां दे दी तो विघटनकारी शक्तियां फिर ज्यादा प्रबल हो जाएंगी। तो चूंकि अभी पाकिस्तान हुआ ही है, माहौल बना ही है, लोगों के सामने उदाहरण है कि साहब कोशिश करो तो अलग देश भी बन सकता है। तो भारत जैसे विभिन्नता वाले देश में ये सारी चीजें करना मतलब फिर आसान था। तमाम सारे दुनिया के जो पॉलिटिकल साइंस के जानकार थे वो ये बात कह भी रहे थे, हमने इस बात का जिक्र भी किया है पहले भी। तो ये भी एक कारण था कि पंचायतों को संविधान में शुरुआती दौर में शामिल नहीं किया गया। दूसरा पक्ष अंबेडकर जी और उनके समूह का है। वो क्या है कि उनका भी कहना वाजिब था कि अभी जो वर्तमान स्थिति, मतलब हम 1947 की बात कर रहे हैं, कि उस वक्त के गांव में ये जाति पात इन सब चीजें बड़ी प्रबल तरीके से गांव में विद्यमान थी। और सोचिए अभी ये सारी चीजें छुआछूत इन सब की भावना मजबूती से भरी हुई है, प्लस आपको अथॉरिटी भी मिल गई, तो वो अपनी ही इन्हीं भावनाओं को एक्सप्रेस करेंगे, चीजें फिर सामने आएंगी। तो जो उद्देश्य है ग्राम पंचायत का कि आखिरी व्यक्ति की भी सहभागिता सुनिश्चित की जाए, हो सकता है कि यही वो कारण बन जाए कि वो उसकी सहभागिता को रोक दे, क्योंकि जाति पाति सबकी भावनाएं, साथ में शक्ति, सरकारी शक्ति, सरकार में होने की शक्ति, तो इन सारी चीजों को भी कि मतलब उनके अनुसार हम अभी तैयार नहीं थे कि हमको पंचायत जैसी शक्ति तुरंत मिल जाए। तो ये भी एक बड़ा कारण था कि पंचायतों को शुरुआत में संविधान में शामिल नहीं किया गया। अच्छा, और क्या कहती है किताब? बहरहाल किसी भी सदस्य ने विकास योजनाओं में जन भागीदारी के महत्व से इंकार नहीं किया। इस बात को तो सभी मानते थे कि साहब लोगों की सहभागिता होनी चाहिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था का मूल्य ही यही है कि जन सहभागिता हो। संविधान सभा के बहुत से सदस्य चाहते थे कि भारत में लोकतंत्र का आधार ग्राम पंचायत हो, लेकिन उन्हें इस बात की गहरी चिंता थी कि गांवों में गुटबाजी तथा अन्य बुराइयों के मौजूद होते ऐसा करना शायद ठीक ना हो। और देखिए, अगर आप में से बहुत सारे लोग जो गांव से प्रत्यक्ष रूप से संबंध होंगे, ठीक है, जो अभी गांव में होंगे, आप में से जो लोग या डायरेक्टली टच में होंगे, जिनका घर होगा, आना जाना लगा होगा, तो इस बात को ये महसूस करते होंगे कि कई बार ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है कि गांव में जो गुटबाजियां हैं, जो सारी चीजें हैं, वो कई बार बड़ी खतरनाक स्तर तक चली जाती हैं। तो ऐसे में उनको शक्ति भी दे देना, जहां चीजें अलग अलग गुटों में बटी हुई हैं, ऐसे में शक्ति दे देना ये एक चिंता का विषय है। तो क्या वो वाली बात कि आखिरी व्यक्ति की भी सहभागिता होगी, क्या हम ऐसे माहौल में इसको सुनिश्चित कर पाएंगे?
तो सोचिए, जब आज कहीं ना कहीं हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि गांव में गुटबाजी नहीं है, तो 1947 में, तब तो सारा केंद्रीकरण ही इस गांव में था, ज्यादा शहर नहीं थे, लोग एक जगह रहते थे, एक ही व्यवस्था थी, ठीक है, तमाम अपनी पूर्वाग्रह थे, ये सारी बातें थी। तो ऐसे में साथ में शक्ति भी दे देना, ये एक बड़ा चैलेंज सामने निकल कर आता। तो ये भी सारी चीजें, इस बात पे संविधान सभा के लोग एग्री कर रहे थे कि नहीं साहब, संस्था लोगों की इन्वॉल्वमेंट तो चाहिए, बट फॉर नाउ वी आर नॉट रेडी फॉर दिस, अभी हम इसके लिए तैयार नहीं है। अच्छा, ये अलग अलग कमेंट्स हैं, जरूर ये सारे पढ़िएगा। अब आइए स्वतंत्र भारत में स्थानीय शासन, आजादी के बाद क्या कहानी रही, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के बाद स्थानीय शासन को मजबूत आधार मिला। ठीक है, आपको मालूम है कि पार्ट 9 में इसको जोड़ा गया, पार्ट 9 में पंचायतों को जोड़ा गया, और पार्ट 9A में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, नगर पालिकाओं को जोड़ा गया, शहरी शासन को जोड़ा गया। तो इस तरीके से संविधान में शुरुआत से नहीं थे, बाद में इनको जोड़ा गया। तो 73वें और 74वें संविधान संशोधन के बाद स्थानीय शासन को मजबूत आधार मिला, लेकिन इससे पहले भी स्थानीय शासन के निकाय बनाने के लिए बहुत प्रयास हो चुके थे। इस सिलसिले में पहला नाम आता है 1952 के सामुदायिक विकास कार्यक्रम का, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम का। इस कार्यक्रम के पीछे सोच ये थी कि स्थानीय विकास की विभिन्न गतिविधियों में जनता की भागीदारी हो। इसी पृष्ठभूमि में ग्रामीण इलाकों के लिए एक त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था की सिफारिश की गई। ठीक है, आप पढ़ेंगे कि किस तरीके से ये कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया गया। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया गया था बेसिकली सबकी सहभागिता के लिए, इन सारी चीजों को बनाया गया। और इसी चीजों को सुनिश्चित करने के लिए एक त्रिस्तरीय पंचायतें की एक ग्राम पंचायत होगी। बलवंत राय मेहता कमेटी वॉज बनाई गई, मतलब बलवंत राय मेहता कमेटी। बलवंत राय मेहता कमेटी वॉज फॉर्म्ड, ठीक है, ये बनाई गई। तो 1956 में बनाई गई, 1957 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। तो उसी के बाद फिर ये त्रिस्तरीय पंचायत का निर्माण किया गया। तो यहां पर 3 स्तरीय पंचायत मतलब ग्राम पंचायतें होंगी, कुछ ग्राम पंचायतों को मिला के ब्लॉक पंचायत होगी, और कुछ ब्लॉक पंचायतों को मिलाकर जिला पंचायत। इस तरीके से 3 स्तरीय पंचायतों के निर्माण का सुझाव दिया गया बलवंत राय कमेटी के माध्यम से। तो कुछ प्रदेश मसलन गुजरात, महाराष्ट्र ने सन 1960 में निर्वाचन द्वारा बने स्थानीय निकायों की प्रणाली अपनाई। 1960 में ही चुनाव कराए जाने शुरू हो गए। हालांकि पहले पंचायती राज की जो स्थापना की गई थी, आप सबको मालूम है, राजस्थान के नागौर जिले में 1959 में, 1959 में इनफैक्ट दिन भी चुना गया था 2 अक्टूबर का, गांधी जयंती का दिन। तो 1959 में द फर्स्ट पंचायती राज वाज एस्टैब्लिश्ड इन नागौर ऑफ राजस्थान। राजस्थान के नागौर जिले से इसकी शुरुआत की गई थी, लेकिन अभी तक संविधान में इसको जगह नहीं दी गई। लेकिन अनेक प्रदेशों में स्थानीय निकायों की शक्ति इतनी नहीं थी कि वे स्थानीय विकास की देखभाल कर सकें। ये निकाय वित्तीय मदद के लिए प्रदेश तथा केंद्रीय सरकार पर बहुत ज्यादा निर्भर थे। कई प्रदेशों ने तो यह तक नहीं माना कि निर्वाचन द्वारा स्थानीय निकाय स्थापित करने की जरूरत भी है। जाहिर सी बात है कि व्हेन सिस्टम वाज नॉट इंट्रोड्यूस्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन, कोई मैकेनिज्म ही स्टैब्लिश नहीं किया गया, तो तमाम ये सारे व्यवहारिक चैलेंजेस तो आने ही थे। तो उतने सफल शुरुआती दौर में हो नहीं पाए। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जहां स्थानीय निकायों को भंग करके स्थानीय शासन का जिम्मा सरकारी अधिकारी को सौंप दिया गया। कई प्रदेशों में अधिकांश स्थानीय निकायों के चुनाव अप्रत्यक्ष रीति से हुए। अनेक प्रदेशों में स्थानीय निकायों के चुनाव समय समय पर स्थगित होते रहे। फिर वही चीज, चूंकि संविधान में व्यवस्था का उल्लेख नहीं है, कोई प्रोसीजर मेंशन नहीं है कि क्या क्या किए जाने की आवश्यकता है, तो इन सब चीजों का उल्लेख ना होना एक बड़ा चैलेंज बनकर सामने आया। ठीक है, और यही वजह था कि ज्यादातर कई जगह सस्पेंड हुए, कई बार अधिकारियों के हाथ में प्रशासन दे दिया गया, कई बार चुनाव के तरीकों में चेंजेस किए गए। तो ये सारी अव्यवस्थाएं लगातार आती रहीं।
सन 1987 के बाद स्थानीय शासन की संस्थाओं ने गहन पुनरावलोकन की शुरुआत हुई। एक बार उसको फिर से रिव्यू किए जाने की शुरुआत होती है। ये 1885 में कमेटी भी बनाई गई थी। उन सारी चीजों ने अपना बहुत सारी रिकमेंडेशन किया था। GV.K. राव कमेटी बनी हुई थी। तमाम सारे प्रशासनिक सुधार के उन्होंने रिकमेंडेशन दिए थे। उसके पहले भी अशोक मेहता कमेटी वगैरह ये सब बनी हुई थी। फिर 1989 में PK थुंगन समिति ने स्थानीय शासन के निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की। अब देखिए, लोग कोर समझ रहे थे कि सारी प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि कोई चीज फिक्स नहीं है ना। अब जैसे आप अपनी पढ़ाई लिखाई करते हैं, जैसे ही शुरू करते हैं तो कहते हैं नहीं इस बार तो भाई टॉप कर जाएगा, ठीक है। यहाँ आप कोई कोचिंग क्लासेस वगैरह भी ज्वाइन करते हो, तमाम सारे वीडियोस देखते हो, तमाम सारी चीजें, बहुत मेहनत जांच परख करके एक चीज चुना, फिर टीचर से पर्सनली कांटेक्ट करके सर कौन सा बुक, कौन सा मटेरियल, ये सब ठीक है। तैयारी कब से शुरू करनी? सर कल से लग जाना है। कल आया, सर कल तो पक्का। कल फिर आ गया अगला दिन, सर कल 100%। ये कल के चक्कर में पूरा कैलेंडर चेंज हो जाता। कब 2021 से 2022 आ गया पता ही नहीं चला। अभी 2021 का भी हैप्पी न्यू ईयर का सेम टू यू नहीं बोल पाए, 2022 भी आ गया, वो भी बीत रहा है इतनी तेजी से। तो समझ में नहीं आता क्योंकि कहीं कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई जवाब नहीं देना है। इसके अपोजिट मान लीजिए व्यवस्था ये होती कि आप घर में जाते, मम्मी ने खाना परोसा, जैसे रोटी उठाते पिताजी थाली खींच लेते कि पहले आज बताओ आज क्या किया, आज अपनी तैयारी में अगला कदम क्या बढ़ाया आपने, आज का बताओ। आपकी पॉकेट मनी आपके टेस्ट रिजल्ट्स पर तय करते। आप क्लास में आते, टीचर पहले पुराना हिसाब क्लियर करता, फिर कुछ नया बताता। तो ये व्यवस्था न घर में है न क्लासेस में, तो आप भी लोकतंत्र के मजे ले रहे हैं। राम भरोसे तैयारी है, राम भरोसे रिजल्ट होता है। तो यहां एक अकाउंटेबिलिटी होनी बहुत जरूरी है। अब यहीं पर चूंकि ये था कि पंचायतें होनी चाहिए, लोकल पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है, पंचायतें इंट्रोड्यूस भी कर दी, बना भी दिया, लेकिन क्या मैकेनिज्म होगा, उत्तरदायित्व किसका होगा, नहीं होने पे क्या चीजें, उसको बैकअप कैसे मिलेगा, क्या प्रोविजंस होने, कुछ भी मेंशन नहीं था। संविधान में कोई बात उल्लेख ही नहीं था। तो तमाम सारी चीजों के बावजूद भी वो चीजें, चूंकि मैकेनिज्म नहीं था तो वो फेल हो गया। और यही वजह है कि फिर इस बात की जरूरत महसूस की जानी शुरू हो गई कि नहीं साहब, हमको एक स्ट्रक्चर तो चाहिए, एक फॉर्मेट, एक फ्रेम तो चाहिए ही चाहिए। तो आपने देखा कैसे पी तुंगन कमेटी ने ये सिफारिश की कि साहब इसको संवैधानिक दर्जा दिया जाए, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस में इसको कन्वर्ट किया जाए, प्रोसीजर होना चाहिए जिसको पूरा देश फॉलो करे। अच्छा, समिति की सिफारिश थी कि स्थानीय शासन की संस्थाओं के चुनाव समय समय पर कराने, उनके समुचित कार्यों की सूची तय करने तथा ऐसी संस्थाओं को धन प्रदान करने के लिए संविधान में संशोधन किया जाए। मतलब बाकायदा इन सभी चीजों के लिए संविधान में प्रोविजन होने चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन होने चाहिए। तो ये एक बार रिवीजन है। अच्छा, अब आ जाइए संविधान का 73वां और 74वां संशोधन क्या था, इसको ठीक से समझते हैं। ये कह रही है किताब कि सन 1989 में केंद्र सरकार ने 2 संविधान संशोधनों की बात आगे बढ़ाई। मतलब उस कमेटी, पी तुंगन कमेटी की रिपोर्ट के बाद इन संशोधनों का लक्ष्य था स्थानीय शासन को मजबूत करना और पूरे देश में इसके कामकाज तथा बनावट में एक रूपता लाना। ये ब्राजील का एग्जाम्पल है, एक बार पढ़ लीजिएगा। बाद में सन 1990 में संविधान के 73वें और 74वें संशोधन को संसद ने पारित किया। संविधान का 73वां संशोधन गांव के स्थानीय शासन से जुड़ा। ये सब छोटे छोटे फैक्ट्स हैं जो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आप इसी 73वें संविधान संशोधन से ही 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, 11th शेड्यूल भी जोड़ा गया था जिसमें पंचायतों से जो संबंधित है। तो संविधान का 73वां संविधान संशोधन गांव के स्थानीय शासन से जुड़ा है। इसका संबंध पंचायती राज व्यवस्था की संस्थाओं से। और संविधान का 74वां संविधान संशोधन शहरी शासन से। आपको मालूम है किससे? 12वीं शेड्यूल को जोड़ा गया जो शहरी प्रशासन से रिलेटेड है। सन 1993 में 73वां और 74वां संविधान संशोधन लागू कर दिया गया। यानी 73वां और 74वां संविधान संशोधन 1993 से अब ये लागू हो गया। हमारे संविधान के भाग 9 में
आकर ये संविधान हमारा जुड़ गया। कोई बताएगा मुझे कि पंचायत कौन से अनुच्छेद में इसका उल्लेख है? फटाफट मुझे बताइए कि अंडर विच आर्टिकल पंचायती राज वाज मेंशन्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। आई एम आस्किंग कि अंडर विच आर्टिकल इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन पंचायती राज इज मेंशन्ड? कौन से अनुच्छेद के तहत हमारे संविधान में? बिना चीटिंग किए बताइए फटाफट। जब तक आप बताइए तब तक हम आगे बढ़ते हैं। हमने पहले देखा है कि स्थानीय शासन को राज्य सूची में रखा गया है। प्रदेशों को इस बात की छूट है कि वे स्थानीय शासन के बारे में अपनी तरह का कानून बनाएं। ठीक है, अच्छा ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि जो ये पंचायतें हैं, बिल्कुल अविनाश बिल्कुल ठीक, ये क्या मटरू मंडेला, ओके, आर्टिकल 40 नहीं, आर्टिकल 40 इज अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल। वो बात करता है कि पंचायतें सशक्त होनी चाहिए, लेकिन पंचायती राज की व्यवस्था अनुच्छेद 243 में है। ठीक है, ओके, तो इसको ध्यान रखने की जरूरत क्या है कि पंचायती राज वाज इंट्रोड्यूस्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन बट इट वाज मेंशन्ड अंडर स्टेट लिस्ट। ये राज्य सूची का विषय है, और राज्य सूची का विषय पंचायतों पे कानून बनाने का अधिकार किसको है? राज्य विधानमंडलों को। और राज्य विधानमंडल चूंकि कानून बनाते हैं पंचायतों से संबंधित, यही वजह है कि हमारे देश में पंचायतों के स्ट्रक्चर में पर्याप्त डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, क्योंकि राज्य विधानसभाएं अपनी सहूलियतों के हिसाब से इसको बनाती हैं। तो इस बात को भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि पंचायतें राज्य सूची का विषय है। ठीक है, प्रदेशों को इन संशोधनों के आलोक में स्थानीय शासन के अपने अपने कानून को जरूरी बदलाव के लिए 1 वर्ष का समय दिया गया। मतलब ये हुआ कि भाई दे दिया गया, राज्य सूची का विषय है, संविधान कुछ स्ट्रक्चर दे देता है, और ये कह दिया गया स्टेट विधानमंडलों को कि आप देखिए 1 साल के अंदर अंदर कि इसमें क्या किस तरीके के संशोधन की आवश्यकता आपको महसूस होती है। 73वां संविधान संशोधन समझ लेते हैं पहले। आइए अब हम 73वें संशोधन के कारण पंचायती राज व्यवस्था में आए बदलावों की जांच करें। तो चलिए जांच करते हैं। त्रिस्तरीय बनावट, हमने त्रिस्तरीय जो 3 स्तरों पर इस चीजों को स्वीकार किया, क्या क्या है इन्हीं के माध्यम से समझते हैं। अब सभी प्रदेशों में पंचायती राज व्यवस्था का ढांचा त्रिस्तरीय है। सबसे नीचे यानी पहली पायदान पर ग्राम पंचायत आती है। ठीक है, ग्राम पंचायत के दायरे में एक अथवा अनेक से ज्यादा गांव होते हैं। वो एक भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, डिपेंड करता है साइज गांव का कैसा है। दूसरा होता है मध्यवर्ती यानी बीच का पायदान, इसको मंडल बोलते हैं, खंड या ब्लॉक बोलते हैं, कई बार इसको इंटरमीडिएट पंचायत भी बोलते हैं, इंटरमीडिएट पंचायत, मध्यवर्ती पंचायत भी बोलते हैं। ठीक है, इस पायदान पर कायम स्थानीय शासन के निकाय को मंडल या तालुका पंचायत कहा जाता है। जो प्रदेश आकार में छोटे हैं वहां मंडल या तालुका पंचायत यानी मध्यवर्ती स्तर को बनाए रखने की जरूरत नहीं है। यहां सीधा सीधा फैक्ट्स है कि आपका ये ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत के बाद ये ब्लॉक पंचायत जिसको आप इंटरमीडिएट पंचायत कह रहे हैं, उसके बाद ये जिला पंचायत है। ये क्या कह रहे हैं, मैं आपको सीधा सीधा फैक्ट्स ही बता देता हूं कि अगर ये जो कह रहे हैं कि प्रदेश का आकार छोटा है, इस छोटे से क्या मतलब है कि अगर किसी प्रदेश की जनसंख्या 20 लाख से कम है तो उसको छोटा स्टेट कंसीडर करते हैं। तो अगर जनसंख्या 20 लाख से कम है तो उस राज्य में केवल ग्राम पंचायत और जिला पंचायत होगी, ब्लॉक पंचायत नहीं होगी। यानी किसी भी राज्य में ब्लॉक पंचायत के होने के लिए, माध्यमिक पंचायत, इंटरमीडिएट पंचायत के होने के लिए उस राज्य की जनसंख्या का 20 लाख से अधिक होना अनिवार्य है। यह प्रश्न भी पूछा गया है अलग अलग एग्जाम में, जरूर ध्यान रखना चाहिए। तो यही बात ये कह रहा है कि जो प्रदेश आकार में छोटे हैं वहां मंडल या तालुका पंचायत यानी मध्यवर्ती स्तर को बनाने की जरूरत नहीं है। सबसे ऊपर वाले पायदान पर जिला पंचायत का स्थान है, इसके दायरे में जिले का पूरा ग्रामीण इलाका आता है। ठीक है, अच्छा, संविधान के 73वें संशोधन में इस बात का भी प्रावधान है कि ग्राम सभा अनिवार्य रूप से बनाई जानी चाहिए। यह हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो पंचायती हलके में मतदाता के रूप में दर्ज हर वयस्क व्यक्ति ग्राम सभा का सदस्य होता है। ग्राम सभा की भूमिका और कार्य का फैसला प्रदेश के कानूनों से होता है। अब आइए चुनाव कैसे होते हैं, यह भी बड़ा महत्वपूर्ण है, यहां से प्रश्न भी पूछे जाते हैं।
पंचायती राज संस्थाओं के तीनों स्तर के चुनाव सीधे जनता करती है। हर पंचायती निकाय की अवधि 5 साल की होती है, यानी जनता सीधे चुनती है। यहां आप ध्यान रखिए कि हमने पहले भी बात की है, असल में 2 लेवल पे चुनाव होते हैं। एक होता है जो मेंबर है उसका चुनाव, सदस्य का चुनाव, और दूसरा है उनके मुखिया का चुनाव। तो ग्राम लेवल पर ये हर पंचायती निकाय अवधि 5 साल की होती है, 5 साल के लिए ये चुने जाते हैं। यदि प्रदेश की सरकार 5 साल पूरे होने से पहले पंचायत को भंग करती है तो इसे 6 माह के अंदर अंदर चुनाव कराने पड़ेंगे। यानी किसी वजह से अगर स्टेट गवर्नमेंट ने इस पंचायतों को डिसॉल्व कर दिया, भंग कर दिया, तो जिस दिन भंग करेंगे उसके अगले 6 महीने के अंदर अंदर ये चुनाव कराने की आवश्यकता होगी, कराना ही पड़ेगा। निर्वाचित स्थानीय निकायों के अस्तित्व को सुनिश्चित रखने वाला यह महत्वपूर्ण प्रावधान है। यानी हर हालत में पंचायत तो होगी ही होगी। अगर किसी वजह से उसको डिसॉल्व भी किया जाता है, भंग भी किया जाता है, तो संविधान ये व्यवस्था करता है कि विद इन 6 मंथ्स वो इलेक्शंस कराने मैंडेटरी होंगे। आप पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते वक्त कि स्टेट इलेक्शन कमीशन विल रिस्पॉन्सिबल टू कंडक्ट दीज इलेक्शंस। जो राज्य निर्वाचन आयोग होता है वही जिम्मेदार होता है इन सारे चुनावों को कराने के लिए। संविधान के 73वें संशोधन से पहले कई प्रदेशों में जिला पंचायती निकायों के चुनाव अप्रत्यक्ष रीत से होते थे और पंचायती संस्थाओं को भंग करने के बाद तत्काल चुनाव कराने के संबंध में कोई प्रावधान नहीं था। तो इसीलिए 73वें संविधान संशोधन में बाकायदा इस कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड की गई। अब आइए रिजर्वेशन के बारे में भी प्रावधान करता है ये क्या। सभी पंचायती संस्थाओं में 1/3 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है। ये बहुत बड़ी चीज है। ये प्रश्न भी पूछा गया है कि भारत में चुनाव के मतलब किस लेवल पर महिलाओं की 1/3 पार्टिसिपेशन को इंश्योर किया गया है। पंचायत लेवल। तो पंचायत लेवल पे ही महिलाओं को 1/3 सीट उनके लिए आरक्षित हैं। ठीक है, ये आरक्षित हैं, महिलाएं ही इन पदों पर उठेंगी। और तमाम सारे इसको लेके बड़े सारे विवाद भी उठे हैं, लेकिन बावजूद इसके सभी लोगों ने इसको बाद में स्वीकार किया। अच्छा, तीनों स्तर पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति मतलब SC ST कम्युनिटीज के लोग, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट के लिए सीट में आरक्षण की व्यवस्था की गई। यह व्यवस्था अनुसूचित जाति जनजाति की जनसंख्या के अनुपात में की गई है। यदि प्रदेश की सरकार जरूरी समझे तो वो अन्य पिछड़ा मतलब OBC कैंडिडेट के लिए भी सीट आरक्षण दे सकती है। मतलब जिन क्षेत्रों में कहीं SC कम्युनिटी ज्यादा है, ST कम्युनिटी ज्यादा है, तो उनके लिए उसी अनुपात में सीटों को आरक्षित किया गया है। इसके लिए कोई फिक्स नंबर नहीं, जैसे महिलाओं के लिए 1/3 फिक्स कर दिया गया, वैसे SC ST के लिए संख्या फिक्स नहीं है। वो वेरी करता है कि उस समुदाय की जनसंख्या उस क्षेत्र में कितनी है, उसके अनुपात को ध्यान में रखते हुए वहां सीटों को आरक्षित किया गया है। स्टेट गवर्नमेंट के पास ये अथॉरिटी है कि अगर उसको लगता है, वो आवश्यकता समझती है, तो OBC कैंडिडेट को भी, किसी जो अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग जिसको आप कहते हैं, उसके भी किसी सदस्य के लिए कोई सीटें आरक्षित कर सकती है। तो आपसे ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि OBC समुदाय के लिए सीटें आरक्षित करने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास, राज्य विधानमंडल के पास? ऑब्वियसली राज्य विधानमंडल के पास। ये स्टेट लिस्ट का विषय है, आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अब आइए, यहां एक बात गौरतलब है कि यह आरक्षण पंचायत के मात्र साधारण सदस्यों की सीट तक सीमित नहीं है। तीनों ही स्तर पर अध्यक्ष जो चेयरपर्सन होता है, पद तक आरक्षण दिया जाता है। इसके अतिरिक्त सिर्फ सामान्य श्रेणी की सीटों पर ही महिलाओं को 1/3 आरक्षण नहीं दिया गया, बल्कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए भी आरक्षित सीटों पर भी महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण की व्यवस्था है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। आप देखिए, यहां ऐसा नहीं है कि महिलाओं का अलग है और SC ST का अलग। जो महिलाओं का 1/3 उसमें SC ST वाली सीटें भी इंक्लूड हैं। और ऐसा भी नहीं है कि ये आरक्षण केवल सदस्यों के लिए, उनके मुखिया के लिए भी है, उसके जो पंचायत के प्रमुख होंगे या ब्लॉक लेवल पे पंचायत के जो प्रमुख होंगे या जिला पंचायत के जो प्रमुख होंगे, उनके ऊपर भी आरक्षण, उनके उन पदों के लिए भी आरक्षण काम करता है। इसका अर्थ यह हुआ कि कोई सीट महिला उम्मीदवार और अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्य के लिए साथ साथ आरक्षित की जा सकती है। मतलब वो ये कह सकते हैं कि साहब ये सीटें SC ST कम्युनिटी के लिए रिजर्व हैं और
वो SC ST कम्युनिटी के भी कौन, वो महिला होनी चाहिए, ये उसके लिए भी रिजर्व है। तो दोनों के लिए साथ साथ ऐसा किया जा सकता है। इस तरह सरपंच का पद कोई दलित अथवा आदिवासी महिला धारण कर सकती है, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। अब आइए विषयों का स्थानांतरण कैसे होता है, इसको एक बार समझ लेते हैं। ऐसे 29 विषय थे जो पहले राज्य सूची में थे, अब पहचान कर संविधान की 11वीं अनुसूची में दर्ज कर लिए गए। इन विषयों को पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित किया जाना है। मैंने आपको बताया था कि 73वें संविधान संशोधन के द्वारा ही ये 11वीं अनुसूची का भी निर्माण किया गया है, और ये 11वीं अनुसूची किससे रिलेटेड है, पंचायती राज से रिलेटेड है। तो अब ये क्या कह रहे हैं कि ऐसे विषय जो 29 विषयों की पहचान की गई है, जो पहले राज्य सूची का विषय थे, अब उनको पंचायतों से संबंधित करने के लिए 11वीं अनुसूची में दर्ज किया गया है। ठीक है, अधिकांशतः मामलों में इन विषयों का संबंध स्थानीय स्तर पर होने वाले विकास और कल्याण के कामकाज से। जाहिर सी बात है, ये विषय वही होंगे जो लोकल अपग्रेडेशन के लिए जरूरी है, लोकल डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। इन कार्यों का वास्तविक हस्तांतरण प्रदेश के कानून पर निर्भर है। हर प्रदेश ये फैसला करेगा कि इन 29 विषयों में से कितने को स्थानीय निकायों के हवाले करना है। अब ये जो हाईलाइट किए गए, ये क्या बात कह रहा है कि जो 29 सब्जेक्ट्स हाईलाइट किए गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन तो ये कह देता है 73वें संविधान संशोधन के बाद कि ये वो विषय हैं जिसको जरूरी है कि पंचायतों को सौंप दिया जाए, इनका काम पंचायतें ही करेंगे। लेकिन सौंपा जाना है या नहीं सौंपना है, इस बात का निर्णय कौन करेगा, उस राज्य की विधानमंडल करेगी। आपने समझा है, पंचायत राज्य सूची का विषय है। तो राज्य विधानमंडल विल डिसाइड कि ये 29 सब्जेक्ट में से कितने सब्जेक्ट को ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित करना है। कई सारे काम वो खुद भी करने में सक्षम है, तो राज्य सरकार विल डिसाइड कि कितने विषयों को पंचायतों को सौंपना है, कितने विषयों को नहीं सौंपना है। ठीक है, अनुच्छेद 243(6) पंचायतों की शक्ति, प्राधिकार और उत्तरदायित्व किसी प्रदेश की विधायी का कानून बनाकर 11वीं अनुसूची में दर्ज मामलों में पंचायतों को ऐसी शक्ति और प्राधिकार प्रदान कर सकती है। सीधा सीधा बात, ये वाली बात 243(6) में लिखी हुई है। मतलब कि चाहे पंचायतों की शक्ति हो, उनकी अथॉरिटीज ज्यूरिसडिक्शन हो, उनकी अकाउंटेबिलिटी हो, ये सब उस राज्य की विधायिका जो विधानमंडल है वो उसके लिए कानून बना के ये व्यवस्था कर सकती है। अब ये कुछ विषय हैं, जरूर पढ़ लीजिएगा। 11वीं अनुसूची में कुछ विषय हैं, कृषि, लघु सिंचाई, जल प्रबंधन, आप देख रहे हैं सारे लोकल इश्यूज वाले विषय हैं, जरूर इसको एक बार नजर डाल लीजिएगा इस पर। भारत के अनेक प्रदेशों के आदिवासी जनसंख्या वाले क्षेत्रों को 73वें संशोधन के प्रावधानों से दूर रखा गया था। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। ऐसे क्षेत्र जहां आदिवासी जो ट्राइबल लोग हैं वो अपेक्षाकृत ज्यादा हैं, ठीक है, तो वहां जो व्यवस्था की गई, उनके यहाँ जो उनके प्रशासन के लिए, उनके स्थानीय प्रशासन की जो व्यवस्था की गई, उनको 73वें संविधान संशोधन के प्रावधानों से अलग रखा गया। ये प्रावधान इन क्षेत्रों पर लागू नहीं होते, यानी जो पंचायती राज का था 243 के बाद पढ़ रहे हैं वो यहाँ लागू नहीं होते। सन 1996 में अलग से एक अधिनियम बना और पंचायती व्यवस्था के प्रावधानों के दायरे में इन क्षेत्रों को भी शामिल किया गया। ठीक है, यानी पहले जब 1973 में इसको लागू किया गया तो पंचायती राज व्यवस्था उन राज्यों में लागू नहीं हो, मतलब उन इलाकों में लागू नहीं होती जहां ट्राइबल पॉपुलेशन ज्यादा है। लेकिन बाद में 1996 में अलग से प्रावधान बनाया गया, कानून बनाया गया और इसको पंचायती व्यवस्था के प्रावधानों के दायरे में लेकर आया गया। अनेक आदिवासी समुदायों में जंगल और जल जोहड़ जैसे साझे संसाधनों की देखरेख के रीति रिवाज मौजूद हैं। आपको मालूम है वो जंगलों की पूजा करते हैं, तमाम सारा नदियों, पानी, लगून टाइप चीजें बनाकर उसको संरक्षित करते हैं। ये उनके यहाँ मतलब वो एक तरीके का उनके यहाँ रिचुअल्स हैं, उनके धार्मिक अनुष्ठान जैसी चीजें होती हैं। तो काम वो वही जल संवर्धन का कर रहे हैं, पर्यावरण संरक्षण का कर रहे हैं, तो लेकिन ये उनके अपने रिचुअल्स में आता है। तो इन सारी चीजों को, ऐसे रीति रिवाज को भी उसको कानूनी दायरा मान्यता प्रदान की गई कि दे आर फ्री टू डू ऑल दीज थिंग्स। इस कारण नए अधिनियम में आदिवासी समुदायों के इस अधिकार की रक्षा की गई, वे अपने रीति रिवाज के अनुसार संसाधनों की देखभाल कर सकते हैं। इस उद्देश्य से ऐसे इलाकों की ग्राम सभा को अपेक्षाकृत ज्यादा अधिकार दिए गए और निर्वाचित ग्राम पंचायत को कई मायनों में ग्राम सभा की अनुमति लेनी पड़ती है।
इस अधिनियम के पीछे मूल विचार स्वशासन की स्थानीय परंपरा को बचाना और आधुनिक ढंग से निर्वाचित निकायों से ऐसे समुदायों को परिचित कराना है। कितनी अच्छी बात है, आप देखिए एक एक लाइन में चीजें क्लियर हो जाती। क्यों किया गया ऐसा? वी आर टॉकिंग अबाउट इक्वलिटी इन आवर कंट्री, हम पूरे देश में समानता की बात करते हैं। फिर ऐसा क्यों, स्पेशल प्रोविजंस क्यों? ऐसा केवल इसलिए क्योंकि आपने ये समझा है, आपने आर्टिकल 14 जब आप पढ़ते हैं तो आप पढ़ते हैं कि ठीक है, इट्स ओके, देयर विल बी इक्वलिटी बिफोर लॉ, लेकिन आर्टिकल 14 का जो दूसरा पार्ट है वो क्या कहता है? देयर विल बी, मतलब क्या कहते हैं, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, विधियों का समान संरक्षण भी होगा, मतलब वो आपकी परिस्थितियों का भी ख्याल रखेगा। तो बहुत सारे इलाके जहां ट्राइबल लोग ज्यादा रहते हैं, उनके अपने रीति रिवाज जो कि पर्यावरण के संरक्षण से जुड़े हुए हैं, उनके रीति रिवाज ही ऐसे हैं जो जंगल की सुरक्षा कर रहे हैं, जो वाटर रिसोर्सेज है उनकी सुरक्षा से जुड़े हुए हैं। तो ये काम तो हम कर ही रहे हैं, हमारे संविधान में आपका मौलिक कर्तव्य आप पढ़ते हैं, तमाम सारे और प्रोविजंस हैं जो इनके सिक्योर करने की बात करता है, नीति शक्ति तो बात करता है, और ये उनके अपने रीति रिवाज में शामिल है। तो संविधान के उद्देश्यों की पूर्ति तो हो ही रही है, तो संविधान स्पेशल प्रोविजंस देता है कि ठीक है, यू आर फ्री टू डू ऑल दीज थिंग्स, आप ये सारी चीजों को मेंटेन करने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं। इससे वो उद्देश्य भी पूरा हो जा रहा है, ठीक है। और दूसरा महत्वपूर्ण बात कि एक तो उनके अपने स्थानीय व्यवस्था, जो रीति रिवाज और सारी चीजें, उनकी स्थानीयता है, जो पहचान है, उसका संरक्षण वगैरह वो सुरक्षित हो रही है। साथ ही साथ चुनाव जैसी आधुनिक प्रणाली, जो निर्वाचन के आधुनिक प्रणालियां, उससे वो ट्राइबल लोग भी परिचित हो रहे हैं, तो मेन स्ट्रीम में भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो ये दोनों ही उद्देश्य पूरे हो जाते हैं इस व्यवस्था को करने के लिए, ठीक है। अच्छा, विविधता और विकेंद्रीकरण की भावना से इस विचार की संगति बैठती है। जाहिर सी बात है कि विविधता हमने समझा भी है, कई बार इस बात को समझा है कि विविधता मतलब जो हमारे यहाँ डिफरेंसेस, हम उसको इनइक्वालिटी के रूप में नहीं देख सकते, हमको दूसरे की विविधता का सम्मान करना होता है, और यही हमने कल की भी क्लास में समझा था। यही वजह है कि तमाम विविधता के बावजूद हम यूनाइट हैं, ठीक है। अच्छा, अब आइए राज्य चुनाव आयुक्त, मैंने आपको बताया था स्टेट इलेक्शन कमीशन इज रिस्पॉन्सिबल टू कंडक्ट दीज इलेक्शंस, मतलब जो ग्राम पंचायत और मतलब जो लोकल यूनिट के इलेक्शंस होते हैं, इनको कराने की जिम्मेदारी राज्य निर्वाचन आयोग की होती है। तो राज्य चुनाव आयुक्त के बारे में बात कर लेते हैं, जो कमिश्नर हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन के। क्या हैं ये? प्रदेशों के लिए जरूरी है कि वे एक राज्य चुनाव आयुक्त नियुक्त करें। इस आयुक्त की जिम्मेदारी पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कराने की होगी। पहले यह काम प्रदेश का प्रशासन करता था, जो प्रदेश की सरकार के अधीन होता है। अब भारत के चुनाव आयुक्त के समान प्रदेश के चुनाव आयुक्त स्वायत्त, ऑटोनोमस है, मतलब वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस खुद बनाते हैं। बहरहाल प्रदेश का चुनाव आयुक्त एक स्वतंत्र अधिकारी है, उसका अथवा उसके कार्यालय का संबंध भारत के चुनाव आयोग से नहीं होता। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये ऑटोनोमस बॉडी है, मतलब ये आयोग खुद ही डिसाइड करेगा कि उसको अपने स्टेट में इलेक्शंस कंडक्ट कैसे कराने हैं। अब आइए, राज्य वित्त आयोग क्या होता है? ठीक है, स्टेट फाइनेंस कमीशन प्रदेशों की सरकार के लिए हर 5 वर्ष पर एक प्रादेशिक वित्त आयोग बनाना जरूरी है। ये हर गवर्नमेंट के लिए जरूरी है कि वो एक वित्त आयोग बनाए। आप पढ़ते हैं 280 में वित्त आयोग जो केंद्र सरकार के लिए बनता है, वैसे राज्य सरकार, कौन से आर्टिकल में इसका जिक्र है, कोई बताएगा? स्टेट फाइनेंस कमीशन इज मेंशन्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन अंडर विच आर्टिकल? है भी या नहीं, जल्दी बताइए। प्रदेशों की सरकार के लिए हर 5 वर्ष पर एक प्रादेशिक वित्त आयोग बनाना जरूरी है। यह आयोग प्रदेश में मौजूद स्थानीय शासन की संस्थाओं की आर्थिक स्थिति का जायजा लेगा। जाहिर सी बात है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसे काम कर रही है, नहीं कर रही है, उनको फंडिंग हो रही है, नहीं हो रही, क्या आवश्यकताएं हैं उनकी, इन सभी चीजों की जिम्मेदारी किसकी है? स्टेट फाइनेंस कमीशन की होगी। यह आयोग एक तरफ प्रदेश और स्थानीय शासन की व्यवस्थाओं के बीच, तो दूसरी तरफ शहरी और ग्रामीण स्थानीय शासन की संस्थाओं के बीच राजस्व के बंटवारे का पुनरावलोकन करेगा। मतलब जो भी टैक्सेस इकट्ठा किए जा रहे हैं, कलेक्ट किए जा रहे हैं, तो उनके बीच एक तो स्टेट गवर्नमेंट है और ये जो लोकल गवर्नमेंट है, चाहे स्थानीय सरकारें हों, मतलब ग्राम पंचायतें हों, या स्थानीय मतलब शहरों के शासन हो, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस, तो इनके बीच टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन और संसाधनों की चीजों को सुनिश्चित करेगा। और प्लस ग्राम पंचायत और शहर के बीच में भी एक कोऑर्डिनेशन स्टैब्लिश करेगा। ओके,
इस पहल के द्वारा यह सुनिश्चित किया गया कि ग्रामीण स्थानीय शासन को धन आवंटित करना राजनीतिक मसला न बने। जाहिर सी बात है कि धन, हमने कल की क्लास में यह समझा था, जिन लोगों ने नहीं देखा जरूर देखेगा, कि कैसे समझा था कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में अलग अलग राजनीतिक दलों की सरकार बन जाती है तो वो फंड्स को लेकर बड़े सारे इश्यूज हो जाते हैं पॉलिटिकल रीजंस की वजह से। तो इसी तरीके से एक प्रदेश में अलग अलग पार्टियां हैं, पता चला किसी क्षेत्र में उनके दल की सरकार नहीं है तो उनको फंड ही एलोकेट नहीं हो रहे हैं, तो अव्यवस्था पैदा होती है। तो यहाँ पर जो वित्त आयोग का जो काम है, जो स्टेट फाइनेंस कमीशन का जो काम है, वो बढ़ जाता है। वो इस बात को देखता है कि जो ये ग्रामीण स्थानीय शासन का धन आवंटित करना है, ये राजनीतिक मसला न बन पाए। तो बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है इनका। ये कुछ होमवर्क है, जरूर देखिएगा। अब आइए 74वां संविधान संशोधन समझ लेते हैं। 74वां संविधान संशोधन, जैसा कि पहले लिखा जा चुका है कि संविधान के 74वें संशोधन का संबंध शहरी स्थानीय शासन के निकाय अर्थात नगर पालिका से है। हमने ये बात समझा भी है। शहरी इलाका किसे कहते हैं? मुंबई अथवा कोलकाता जैसे बड़े महानगरों को पहचानना बहुत आसान है, लेकिन जो शहरी इलाके गांव और नगर के बीच होते हैं उन्हें पहचान पाना इतना आसान नहीं है। भारत की जनगणना में शहरी इलाकों की परिभाषा करते हुए जरूरी माना गया है कि इस इलाके में पहली चीज है कम से कम 5000 की जनसंख्या हो। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, जरूर ध्यान में रखना चाहिए। ये आ जाता है निम्नलिखित में से सही कथन छांटिए। ठीक है, ये जरूर है कि आप इसको ध्यान रखें। तो शहरी इलाका होगा वो अर्बन एरिया है, इस बात की पहली शर्त क्या है कि उसकी जनसंख्या कम से कम 5000 हो। दूसरा, इस इलाके के कामकाजी पुरुषों में कम से कम 75% खेती बाड़ी के काम से अलग माने जाने वाले पेशे में हो। यानी गांव है तो जाहिर है खेती बाड़ी होगी, लेकिन अगर वो शहरी है तो और पहचान क्या है? पहचान यह है कि 75% पुरुष अदर देन एग्रीकल्चर काम में इन्वॉल्व हो। और तीसरा ग क्या कहता है? जनसंख्या का घनत्व, जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है, वो कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो। ये बात, ये तीनों ही पॉइंट आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। ठीक है, ये तीनों कम से कम जनसंख्या 5000 की हो, 75% पुरुष अदर देन एग्रीकल्चर काम में इन्वॉल्व हो, और 400 व्यक्ति प्रति किलोमीटर का एक पॉपुलेशन डेंसिटी हो। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की लगभग 31% जनसंख्या शहरी इलाके में रहती है। ठीक है, चूंकि ये परिभाषाएं हमारे देश के 31% क्षेत्रों पर लागू हो जाती है। अनेक रूपों में 74वें संशोधन में संविधान के 73वें संशोधन का दोहराव है। जाहिर सी बात है, आप देखेंगे उसी 243 के आगे ही इसको कंटिन्यू किया गया है, लेकिन यह संशोधन शहरी इलाकों से संबंधित है। 73वें संशोधन के सभी प्रावधान, मसलन प्रत्यक्ष चुनाव, आरक्षण, विषयों का हस्तांतरण, प्रादेशिक चुनाव आयुक्त और प्रादेशिक वित्त आयोग 74वें संविधान संशोधन में भी शामिल है। बिल्कुल वैसा ही है जैसा 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से ग्रामीण परिवेश के लिए मिला है, तथा नगर पालिकाओं पर लागू होते हैं। मतलब 74वां संविधान संशोधन के प्रावधान नगर पालिकाओं पर लागू होते हैं। संशोधन के अंतर्गत इस बात को अनिवार्य बना दिया गया है कि प्रदेश की सरकार कुछ एक निश्चित कार्य करने की जिम्मेदारी शहरी शासन की संस्थाओं पर छोड़ दे। ये कार्य संविधान की 12वीं अनुसूची में लिखे गए। मैंने आपको बताया कि 74वें संविधान संशोधन से 12वीं अनुसूची भी जोड़ी गई हमारे संविधान में, और इसमें शहरी शासन क्या क्या काम करेगी उसके बारे में डिटेल लिखी हुई है। अब आइए 73वें और 74वें संशोधन का क्रियान्वयन, इसका एग्जीक्यूशन के बारे में ये क्या कह रहे हैं। अब सभी प्रदेशों ने 73वें संशोधन के प्रावधानों को लागू करने के लिए कानून बना दिए हैं। इन प्रावधानों को अस्तित्व में आए अब 10 वर्ष से ज्यादा हो रहे हैं। इस अवधि में 1994-2004 में अधिकांश प्रदेशों में स्थानीय निकायों के चुनाव कम से कम 2 बार हो चुके हैं। मध्य प्रदेश और राजस्थान तथा कुछ प्रदेशों में तो अब तक 3 दफे चुनाव हो चुके हैं। आज ग्रामीण भारत में, ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आप, बस इसलिए मैं इसको पढ़ते जा रहा हूं तेजी से। आज ग्रामीण भारत में जिला पंचायतों की संख्या 600 से ज्यादा है। मध्यवर्ती अथवा प्रखंड, ये सब छोटे छोटे फैक्ट्स हैं, आपको ध्यान में रखना चाहिए। जो इंटरमीडिएट पंचायत है, प्रखंड स्तरीय पंचायत की संख्या 6000 तथा ग्राम पंचायतों की संख्या 2,40,000 है। शहरी भारत में 100 से ज्यादा नगर निगम है, 1400 नगर पालिकाएं तथा 2000 नगर पंचायत मौजूद है।
हर 5 वर्ष पर इन निकायों के लिए 32 लाख सदस्यों का निर्वाचन होता है। इनमें से 13 लाख महिलाएं हैं। ये भी बड़ी संख्या है, बहुत बढ़िया। यदि प्रदेशों की विधानसभा तथा संसद को एक साथ रखकर देखें तो भी इनमें से निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की संख्या 5000 से कम बैठती है। जाहिर सी बात है, सारे विधानसभाओं के सभी सदस्यों को मिला लीजिए और संसद के सभी सदस्यों को मिला लीजिए तो भी 5000 से कम है, और यहां अकेले ही 2,40,000। ओके, तो एक तरीका जो रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, जो लोकतांत्रिक शर्तें हैं, उसको ये पूरा करती है लोकल गवर्नमेंट। स्थानीय निकायों के चुनाव के कारण निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की संख्या में भारी इजाफा हुआ है। जाहिर सी बात है, अभी तो देखिए पंचायतों के चुनाव में सबके फेसबुक रंग जाते हैं, ये पंचायत ये प्रधान के लिए, वो प्रधान के लिए, आप सब इस बात के गवाह हैं। अच्छा, ये बात एकदम जाहिर है कि 73वें और 74वें संशोधन के ने देश भर की पंचायती राज संस्थाओं और नगर पालिकाओं की संस्थाओं की बनावट को एक सा किया है। इन स्थानीय संस्थाओं की मौजूदगी ही अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। इससे शासन में जनता की भागीदारी के लिए मंच और माहौल तैयार होगा। अब आइए, यहाँ ये कुछ पिक्चर्स हैं। मैंने बताया पहले भी कि जो इसके कार्टून इमेजेस होते हैं, ये सारी चीजें बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, जरूर पढ़ा कीजिए। पंचायतों और नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण के प्रावधान के कारण स्थानीय निकायों में महिलाओं की भारी संख्या में मौजूदगी सुनिश्चित हुई। एक बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए। आरक्षण का प्रावधान अध्यक्ष और सरपंच जैसे पद के लिए भी है। इस कारण निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधियों की एक बड़ी संख्या अध्यक्ष और सरपंच जैसे पदों पर आसीन हुई है। आज कम से कम 200 महिलाएं जिला पंचायतों की अध्यक्ष हैं, 2000 महिलाएं प्रखंड अथवा तालुका पंचायत की अध्यक्ष हैं, और ग्राम पंचायतों में महिला सरपंच की संख्या 80,000 से ज्यादा है। ये एक बड़ी उपलब्धि है। अगर दुनिया के किसी अन्य देश के से आप मुकाबला करेंगे तो इस तरीके के आंकड़े कहीं आपको नहीं मिलेंगे, खास करके महिलाओं की सहभागिता के संबंध में। ये बहुत गर्व करने वाली बात है। ये नगर निगमों में 30 महिलाएं मेयर, मतलब जो मेयर है, महापौर जिसको आप बोलते हैं, वो 30 हैं। नगर पालिकाओं में 500 ज्यादा महिलाएं अध्यक्ष पद पर हैं, आसीन है। लगभग 650 नगर पंचायतों की प्रधानी महिलाओं के हाथ में, आप सभासद वगैरह कहते हैं, काउंसलर्स वगैरह। संसाधनों पर अपने नियंत्रण की दावेदारी करके महिलाओं ने ज्यादा शक्ति और आत्मविश्वास अर्जित किया है। जाहिर है, नियंत्रण उनके हाथ में आया है, और इसी को असल में महिला सशक्तिकरण कहते हैं, कि निर्णय लेना अपने हाथ में आ जाए। इन संस्थाओं में महिलाओं की मौजूदगी के कारण बहुत सी स्त्रियों की राजनीति के काम धंधे की समझ पैनी हुई है। मतलब वो राजनीति की समझ बढ़ी है महिलाओं में। अनेक मामलों में पाया गया कि स्थानीय निकायों के विचार विमर्श में महिलाओं की मौजूदगी उनमें नया परिप्रेक्ष्य जोड़ती है और चर्चा ज्यादा संवेदनशील होती है। तो महिलाओं का होना ही, जाहिर सी बात है, उनकी जो इन्वॉल्वमेंट हो रही है वो बहुत महत्वपूर्ण बनाती है। वो ज्यादा संवेदनशीलता से चीजों को कंसीडर करती है। अनेक मामलों में यह देखा गया कि महिलाएं अपनी मौजूदगी दर्ज कराने में असफल रही, अथवा महिला को पद पर आसीन कराकर परिवार का पुरुष उसके बहाने फैसले लेता रहा। आप देखिए, एक नया शब्द आया, प्रधान पति। ये कई लोग इसके गवाह होंगे। हो सकता है आप में से भी किसी के घरों में ऐसा हो कि घर की महिला प्रधान नियुक्त, मतलब चुन तो ली गई है, लेकिन असल में सारे निर्णय कौन ले रहा है? उनके हस्बैंड ले रहे हैं। तो ये भी था कि एक प्रधान पति नया अनकॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट पद हो गया ये। तो ये एक व्यवहारिक दिक्कतें हैं कि भले ही आरक्षण कर दिया गया, महिलाएं उन पदों पर पहुंची, लेकिन वास्तविक शक्ति उसके मुखिया पुरुष की ही रहती है। ठीक है, तमाम सारे इस पर भी प्रोविजन करने की बात कही जा रही है। कई सारे जिला कलेक्टर अपने लेवल पर इसको शॉर्ट आउट करने का प्रयास भी करते हैं। लेकिन इस सब के बावजूद भी ऐसी घटनाओं में तेजी से कमी आ रही है। धीरे धीरे जागरूकता बढ़ रही है, चीजें बढ़ रही हैं। आप देखिए, अभी एक सीरीज आया था पंचायत, आप सब लोगों को देखना चाहिए, बहुत खूबसूरत सीरीज थी। तो उसमें इन छोटे छोटे मुद्दों को उठाया गया है। आप स्थानीय लेवल की जो बातें होती हैं ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे। मतलब इंटरेस्टिंग तो वो है ही है, मनोरंजन के लिए तो है ही है। ये छोटी छोटी चीजें भी आप बेहतर तरीके से वहां उसमें फिल्माया गया है। अब देखिए, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण को संविधान संशोधन ने ही अनिवार्य बना दिया। ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, इसी की वजह से ये आरक्षण पॉसिबल भी हो पाया।
इसके साथ ही अधिकांश प्रदेशों ने पिछड़ी जाति के लिए आरक्षण का प्रावधान बनाया। भारत की जनसंख्या में 16.2% अनुसूचित जाति तथा 8.2% अनुसूचित जनजातियां हैं। स्थानीय शासन के शहरी और ग्रामीण संस्थाओं के निर्वाचित सदस्यों में इन समुदायों के सदस्यों की संख्या लगभग 6.6 लाख है। इससे स्थानीय निकायों की सामाजिक बनावट में भारी बदलाव आए हैं। ये निकाय जिन सामाजिक सच्चाई के बीच काम कर रहे हैं, अब उस सच्चाई की नुमाइंदगी इन निकायों के जरिए ज्यादा हो रही है। जाहिर सी बात है, आप जिनके डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, जिनके डेवलपमेंट का हवाला दे रहे हैं साहब, इन ट्राइबल्स लोगों को, ये अनुसूचित जाति के लोगों को, इनको मेन स्ट्रीम में ले आओ, समानता का दर्जा दो, इन सभी बातों को एग्जीक्यूट करा पाने में, लागू करा पाने में इन लोकल गवर्नमेंट्स ने बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई है। कभी कभी इससे तनाव पैदा होता है, जो तबका सामाजिक रूप से प्रभावशाली होने के कारण गांव पर अपना नियंत्रण रखता था, वो अपने इस दबदबे को छोड़ना नहीं चाहता। इससे सत्ता के लिए संघर्ष तेज हो जाता है। लेकिन तनाव और संघर्ष हमेशा बुरे नहीं होते। जब भी लोकतंत्र को ज्यादा सार्थक बनाने और ताकत से वंचित लोगों को ताकत देने की कोशिश होगी, तो समाज में संघर्ष और तनाव होना ही है। जाहिर सी बात है, जिन लोगों का नियंत्रण सदियों से रहा है उस शासन व्यवस्था पर, अपर कास्ट के लोग होते हैं ज्यादातर जगहों पर। अब इस रिजर्वेशन के माध्यम से पता चला कि उन जातियों को जिनको मौका भी नहीं मिल रहा, आज वो प्रमुख के रूप में आ रहे हैं। दे विल डिसाइड व्हाट टू डू, वो तय करेंगे क्या करना है, अपने क्षेत्र के विकास में क्या भूमिका निभानी है। तो निश्चित रूप से जिनका अधिकार छूटा है उनको उसका तनाव तो होगा ही, तो संघर्ष की स्थिति आती है। लेकिन बावजूद की जो उपलब्धियां हासिल हो रही हैं वो एक बहुत महत्वपूर्ण, सोचिए वंचित वर्ग अब शासन में सहभागिता करेगा, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो इस उपलब्धि के लिए वो जो थोड़े से संघर्ष हैं उनको अवॉइड किया जा सकता है। संविधान के संशोधन ने 29 विषयों को स्थानीय शासन के हवाले किया है। ये सारे विषय स्थानीय विकास तथा कल्याण की जरूरतों से संबंधित हैं। स्थानीय शासन के कामकाज के पिछले दशक के अनुभव बताते हैं कि भारत में से अपना कामकाज स्वतंत्रता पूर्वक करने की छूट बहुत कम है। अभी भी जरूरत इस बात की है कि लोकल गवर्नमेंट को थोड़ी सी स्वायत्तता दी जाए, थोड़ा सा और उनको फ्री किया जाए ताकि वो अपने काम को एग्जीक्यूट करा पाए। अच्छा, अनेक प्रदेशों ने अधिकांश विषय स्थानीय निकायों को ही नहीं सौंपे थे। इसका मतलब यह है कि स्थानीय निकाय कारगर ढंग से काम नहीं कर रहे थे। इस तरह इतने सारे जनप्रतिनिधियों को निर्वाचित करने का पूरा काम बस प्रतीकात्मक बनकर रह गया। ये एक चैलेंज की बात है। जैसा अभी हमने समझा कि 29 सब्जेक्ट्स हैं जिनको ये कहा गया कि स्थानीय निकायों को सौंप देने की आवश्यकता है। फिर आपने ये समझा कि स्टेट लेजिस्लेचर विल डिसाइड कि ऐसा करना है कि नहीं, राज्य की विधानमंडल डिसाइड करेगी कि उन विषयों को वाकई सौंपना है कि नहीं सौंपना है। तो ये ऐसा देखा गया पिछले कुछ दशकों में कि ज्यादातर विषयों को स्टेट गवर्नमेंट ने अपने पास रखा हुआ है। तो एक वर्ग है जो ये कहता है कि ये जो सारा सिचुएशन जो बनाया गया, जो सारी प्रक्रिया बनाई गई, जो सारा स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के बावजूद चूंकि उनके पास उन लोकल इश्यूज पे काम करने की अथॉरिटी नहीं है, तो इसलिए कई बार ये केवल एक प्रतीकात्मक, एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बन के रह गया है। आवश्यकता है कि ज्यादा से ज्यादा विषय इनको दिए जाएं। और जब आप पंचायतों के बारे में चुनौतियां लिखने का आपके सामने प्रश्न आता है, तो ये सारे पॉइंट्स बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं आपके लिए। जरूर इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। कुछ लोग स्थानीय निकायों के निर्माण की ये कह के आलोचना करते हैं कि इससे प्रादेशिक और केंद्रीय स्तर पर जिस तरह से फैसले लिए जाते हैं उसमें कोई बदलाव नहीं आता। स्थानीय स्तर की जनता के पास लोक कल्याण के कार्यक्रमों अथवा संसाधनों के आवंटन के बारे में विकल्प चुनने की ज्यादा शक्ति नहीं होती। ठीक है, जाहिर सी बात है कि चूंकि कहते हैं कि साहब जो केंद्र और राज्य सरकारें ज्यादातर डेवलपमेंट प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करा ही देती हैं, तो भी इनकी जरूरत नहीं है। कई सारे लोगों का यह भी दावा है। अच्छा, ये कुछ डाटाज हैं, जरूर पढ़ लीजिएगा, अलग अलग देशों के संबंध में है। स्थानीय निकायों के पास अपना कह सकने लायक धन बहुत कम होता है। जाहिर सी बात है, वो अनुदानों पर डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, ये हमने कल की भी क्लास में पढ़ा था किस तरीके से राज्य प्रभावित हो जाते हैं। तो इनके पास तो बहुत कम शक्तियां होती हैं, बहुत कम सोर्सेज होते हैं। स्थानीय निकाय प्रदेश और केंद्र की सरकार पर वित्तीय मदद के लिए निर्भर होते हैं। इससे कारगर ढंग से काम कर सकने की उनकी क्षमता का बहुत क्षरण हुआ है।
चूंकि अगर ये कोई काम करें भी, इनिशिएटिव्स लें भी, तो उसके लिए जो आवश्यक फंड्स हैं वो खर्च करने की इनके पास व्यवस्था नहीं है। इनकी निर्भरता बनी रहती है उन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट पर। ये एक बड़ी वजह है कि जो जिन उद्देश्यों की बात की जाती है वो पूरे नहीं हो पाते। कई लोग इस बात की भी लेकर इसकी आलोचना करते हैं। शहरी स्थानीय निकायों का कुल राजस्व उगाही में 0.24% का योगदान है, जबकि सरकारी खर्चे का 4% इन निकायों द्वारा व्यय हो जाता है। अब सोचिए, उगाही कर रहे हैं 0.24% और खर्च हो रहा है 4%। इस तरह स्थानीय निकाय कमाते कम और खर्च ज्यादा करते हैं। इसी कारण ये निकाय अनुदान देने वाले पर निर्भर होते हैं। यानी इनके पास बचत की व्यवस्था नहीं है कि बचत कर लें फिर बाद में अपने जो उनकी पॉलिसीज उनको एग्जीक्यूट कराएं। कारण ये खर्चा ज्यादा है, कमाई कम है। तो ये सारी इन जो लोकल यूनिट्स हैं, जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं, इनकी आलोचनाओं के संदर्भ में, इनके जो चैलेंजेस हैं उनके संदर्भ में आप देख सकते हैं। तो कुल मिला के अब इन सारी बातों का जो कंक्लूजन होता है वो क्या होता है, पढ़ लेते हैं क्या कहते हैं ये। इस अनुभव से यही संकेत मिलते हैं कि स्थानीय शासन के निकाय एक एजेंसी की भूमिका निभाते हुए केंद्र और राज्य सरकार के विकास कार्यक्रमों को लागू कराना जारी रखेंगे। एक व्यवस्था क्या सामने निकल कर आ रही है कि चूंकि एक स्ट्रक्चर बन गया है स्थानीय शासन के रूप में, गांवों में पंचायतों के माध्यम से और शहरों में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के माध्यम से, तो चूंकि एक ये स्ट्रक्चर बन गया है तो ये ज्यादातर काम इनका केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा जो कानून जो क्या कहते हैं योजनाएं बनाई जाती हैं, जो प्लानिंग की जाती है, उनको एग्जीक्यूट कराने की जिम्मेदारी इनकी हो जाती है। चाहे वो जैसे मनरेगा जैसे प्रोग्राम है वो इस लेवल पे ज्यादा एग्जीक्यूट हो जा रहे हैं, जो ये शौचालय की व्यवस्था है, ये सारा चीजें, ग्राम आवास व्यवस्थाएं हैं, ये जो कई सारी योजनाएं हैं आप पढ़ते हैं अलग अलग संबंधों में, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में, उनके जो देखिए ज्यादातर सफलतम एग्जीक्यूशन इसी गांव के माध्यम से ही हो पा रहा है। अच्छा, स्थानीय शासन को ज्यादा शक्ति देने का मतलब है कि हम सत्ता के वास्तविक विकेंद्रीकरण के लिए तैयार रहें। यहां सवाल है कि क्या अभी हम इस काबिल हैं कि हमारे इन लोकल यूनिट पर ये लोग उसकी पॉलिसीज बना के एग्जीक्यूट कर पाए? क्या उनको संसाधन दिए जाने की आवश्यकता अभी तुरंत है जो वर्तमान स्थिति है? क्या हम इस तरीके से तैयार हैं? तो ये भी एक प्रश्न है कि अगर डिसेंट्रलाइजेशन मान लीजिए कर भी दिया जाए तो हम क्या उसके लिए तैयार हैं या नहीं? आखिरकार लोकतंत्र का मतलब होता है कि सत्ता की भागीदारी जनता की होगी, ये हम कई बार ये बात कर चुके हैं। गांव और शहर के लोगों को यह फैसला लेने का अधिकार होना चाहिए कि किस नीति और कार्यक्रम को उन्हें अपनाना है और किसे नहीं। स्थानीय शासन के संबंध में जो कानून बने हैं वे लोकतांत्रिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माने जाएंगे। जाहिर सी बात है कि भले ये चुनौतियां हैं, ये चैलेंजेस हैं, लेकिन इन स्थानीय शासन के होने भर से जनता की जो इन्वॉल्वमेंट है वो इसके माध्यम से शासन में आ रही है। लेकिन लोकतंत्र की असली परीक्षा कानूनी प्रावधानों में नहीं बल्कि इन प्रावधानों को अमली जामा पहनाने में होती है। बड़ी महत्वपूर्ण बात कि ठीक है, हमने तमाम सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स कर दिए, तमाम सारे लीगल प्रोसीजर भी अप्लाई कर दिए, तमाम सारे कानून बना दिए, लेकिन प्रश्न ये है कि क्या वो सब लागू हो पा रहे हैं? ये असल पिक्चर तय करेगा हमारी व्यवस्था का। तो इस बात को समझना बहुत ही आवश्यक है। तो ये थी आज की क्लास लोकल गवर्नमेंट के बारे में। इसका एक हिस्सा हम पहले भी बात कर चुके हैं, तो आज की क्लास में यही इतना समझना था। तो चलिए फिर आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया। अगली क्लास में फिर नए टॉपिक के साथ आपसे मिलते हैं। तो चलिए आपसे मिलते हैं फिर अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।